शहबाज शरीफ साहब टीवी पे आते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं, कभी कुछ कह जाते हैं। स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहा है, वजीर खजाना कुछ कह रहा है, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं। बात किसी से भी नहीं बन रही। नाअहल नालायक खलंडरों का टोला वो उसको यहाँ पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो गई और आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत है, अंदर गुर्बत और महंगाई है और बाहर सफारती तन्हाई है। ये आलम है पाकिस्तान का। सबज परचम की इज्जत का हाल ये है कि एक बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगने के लिए पिशकोल ले लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है इन्होंने। और इमरान खान को क्रेडिट मिलना चाहिए। ये भी बेचारा देखें घर से बेघर हुआ है, क्या कसूर है इसका, क्या किया इसने, क्या क्राइम कमिट किया, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है या क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से। इमरान खान साहब बैठे हैं, पूछें, सबसे पूछते हैं, मुझे पूछें, सबसे पूछें, किसने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई? ये इमरान खान यहां बैठे हूं और इनकी टीम ने। अस्पताल किन्होंने बनाए? इन्होंने अस्पताल बनाए और बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहां लंदन में भी मुश्किल से देखने में मिलते हैं, ऐसे अस्पताल। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल अपना पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है। अमेरिकन टेलीविजन आपको इस्लामाबाद के मेयर से भी कमतर बता रहा है कि पाकिस्तान का वजीर आज़म जो है वो ऐसे ही जैसे इस्लामाबाद का मेयर होता है। भाई ये पाकिस्तान का आपने ही हशर कर दिया है। खुशहाली आपने बंद कर दी है, बदहाली खोल दी है आपने, तरक्की बंद कर दी है, तनजली खोल दी है आपने। कोई 20-25 हजार रुपया कमाने वाला बंदा जो है या कम से कम तनख्वाह लेने वाला बंदा तो 15-16 हजार की तनख्वाह लेता है, कैसे गुजारा करते हैं? 15-16 हजार रुपया तनख्वाह लेने वाला क्या गुजारा कर सकता है? लोग भूखे सो रहे हैं और किसी के पास है? हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पास है? गरीबों की आहों और सिस्यों का जवाब है उसके पास? मुझे आप बताएं कि ये किसके पास इसका जवाब है कि जब आपका बिजली का बिल कहर बन के आप पे गिरता है तो किसी के पास है जवाब उसका? किसी के पास जवाब है कि पेट्रोल और कीमतों में इतना इजाफा क्यों कर दिया गया जबकि बाहर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में महंगा हो रहा है? भाई मुझे कौम को जवाब चाहिए इन चीजों का। हम किससे जवाब तलब करें इन तमाम सवालों का? और इन लोगों ने तो आपके बच्चों की खुशियां और उनके होंठों से मुस्कुराहटें तक छीन ली। तो भाई क्या हुआ? आज पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में क्यों धंस गया? लेकिन इसका जवाब बहुत सादा है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये है जो मैं आपको काम की बात बताने लगा हूं। जवाब हमेशा याद रखें। ये इसलिए हुआ कि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला। ये कानून तो नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चलाया गया। यहां आइन की ताबेदारी नहीं हुई, हल्फ की पासदारी नहीं हुई, अवाम हक के हुक्मरानी से महरूम रहे। आप ऐसे ही बैठे हैं यहां पे, आपका कोई हुकूमत लाने में और गिराने में कोई किरदार कभी नहीं रहा। सब 1-2-4 मरतबा रहा होगा, लेकिन उनको भी चलता किया गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया और अवाम की राय पर किसी और की राय का कब्जा रहा और कानून मोम की नाक बना रहा और रियासत के ऊपर रियासत चलती रही और यहां पर आजादी राय पर कदगन लगी रही और आइन से बार बार, जमहूरियत से बार बार और मुल्क से बार बार
गद्दारी होती रही। बेघर हुआ है, क्या कसूर है इसका, क्या किया इसने, क्या क्राइम कमिट किया, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है या क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। लेकिन अपने जो है वो घर बार से महरूम कर दिया गया। इनकी भी जायदाद नई जायदादों की तरह से नीलामी पे लगा दी गई। और ये वो शख्स है जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान की मैशियत को 5.8% तक पहुंचाया और फिर महंगाई को अल्लाह के फजल करम से 44 साल की तारीख में कम तरीन सतह पर लेके आए। और फिर इन्हीं पॉलिसियों की वजह से रोजगार के मौके मिले, मोटरवेज के जाम बिछे। आप जानते हैं, चाहे वहां से शुरू हो गए चित्राल से पेशावर आए, पेशावर से इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद से लाहौर आए, लाहौर से आप मुल्तान जाएं, मुल्तान से आप रहनियर खान जाएं, रहनियर खान से आप सक्कर जाएं और फिर हैदराबाद से कराची जाएं, आपको हर जगह पे मोटरवे मिलती है। इधर से डेरा इस्माइल खान से लेके बलूचिस्तान कोयटा, ये वहां तक आपको मोटरवे मिलती है। गवादर से लेके आपको कोयटा तक मोटरवे मिलती है। वहां पे हाईवे आपको मिलती है जो कभी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने कभी बनाने के दूर की बात सोची भी नहीं। और भी ये जो गिलगित है, गिलगित से लेके आप स्कर्दू जाए, वहां से 50 अरब रुपए खर्च करके बेहतरीन सड़क मुकम्मल हो चुकी है। ये तो तारीख नई रकम हो रही है, नई तारीख रकम हो रही है। पता नहीं ये कौन से नए पाकिस्तान की बात करते थे। नया पाकिस्तान तो ये है जिसकी ना सिर्फ हमने बुनियाद रखी बल्कि पाया तकमील तक पहुंचाया और मोटरवेज के जाल बिछाए, मेट्रो और ऑरेंज लाइन बनाई। शहबाज साहब ने जो मेट्रो जो बनाया है, ऑरेंज लाइन बनाई, बेहतरीन काम किया है। जहां आप बैठे हुए यहां से मेट्रो भी आपके पास से गुजर रही है और ऑरेंज लाइन भी आपके पास से गुजर रही है। बताएं और क्या चाहिए। पाकिस्तान को एक भी कुव्वत बनाया मुस्लिम लीग नून ने, लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। शहबाज साहब ने बिल्कुल सही दास्तान बताई आपको कि किस तरह से जो है वो हमने कहा, मैंने कहा मीटिंग में फैसला हुआ, मैंने कहा 5 साल में लोड शेडिंग खत्म होगी। अल्लाह का करना हुआ कि हमने 3 साल में कर दी, लेकिन कमिटमेंट मैंने इन सब की, ये मुझे कहने की शहबाज साहब कहने लगे नहीं वोट नहीं मिलेगा, आप 1 साल कहें। मैंने कहा शहबाज शरीफ साहब 1 साल में नहीं होना, ये चले मैं 2 साल कह दे। मैंने कहा 2 साल में भी नहीं होना तो फिर 3 साल कह दे। 3 से मैंने कहा नहीं, मुझे 5 ही कहने दें, कोशिश करेंगे हम, पहले कर लें तो अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है कि कहा 5 साल था, कर दिया 3 साल में। लेकिन ये मुमकिन नहीं था भाई। शहबाज साहब की जाती मेहनत अगर शामिल ना होती तो लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करना मुमकिन नहीं था। और शहबाज साहब ने बहुत अच्छी बात की है जो ख्वाजा साहब रफीक को दाद दी है कि वहां पे जो है वो इन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाया, वहां पे इनको भी शाबाश की इतनी कम मुद्दत में रेलवे ट्रैक बिछाया। और माशाल्लाह ये इसको तरक्की कहते हैं, इसको नया पाकिस्तान कहते हैं। दहशतगर्दी हमने खत्म की, वरना तो आप जानते कि मुल्क में दहशतगर्दी का क्या आलम था। रोज बम धमाके होते थे, रोज। और कभी लाहौर में हो रहे हैं, कभी कोयटा में हो रहे हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, कहीं आप जानते हैं भाई, जानते हैं आप अच्छी तरह से। और फिर पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया, इंक्लूडिंग कराची। ये शहबाज साहब बैठे हैं, पूछे, सबसे पूछते हैं, मुझे पूछे, सबसे पूछे किसने पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बनाई। ये शहबाज शरीफ साहब यहां बैठे हैं और उनकी टीम ने। अस्पताल किन्होंने बनाए? इन्होंने अस्पताल बनाए और बेहतरीन अस्पताल बनाए, ऐसे अस्पताल कि उसके स्टैंडर्ड के अस्पताल यहां लंदन में भी मुश्किल से देखने में मिलते हैं, ऐसे अस्पताल। इसको कहते हैं नया पाकिस्तान। ये है नया पाकिस्तान। लेकिन अब देखें सितम
دیکھیں حالات کا کہ 2000 کے الیکشن آئے, چوری کر دیے گئے, اور نئے پاکستان کے نام پر نااہل نالائق کھلنڈروں کا ٹولہ وہ اس کو یہاں پہ آ کے پاکستان کے سر پہ بٹھا دیا گیا, اور عمران خان کو 22 کو عوام پر مسلط کر دیا گیا, اور جس نے نام تو نئے پاکستان کا لیا لیکن پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا. یہ ہے اصل حال. اصل حال یہ ہے, اسٹاک مارکیٹ زمین بوس ہو گئی, پاکستان کے قرضے 42,000 ارب تک بڑھا دیے, اور سرکولر ڈیٹ 100 ارب تک پہنچ گیا ہے. اور ڈالر دیکھیں, ڈالر یہ شخص تھا, ڈالر 100 روپے 105 روپے کا تھا, آج 180 کا ڈالر ہو گیا ہے, 180 روپے کا. اور آج پاکستان کے اندر مہنگائی اور غربت ہے, اندر غربت اور مہنگائی ہے, اور باہر سفارتی تنہائی ہے. یہ عالم ہے پاکستان کا. سبز پرچم کی عزت کا حال یہ ہے, سبز پرچم کی عزت کا عالم یہ ہے کہ $1 بلین کے لیے بھیک مانگنے کے لیے کشکول لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے, بے عزت کر دیا ہے انہوں نے, بے عزت. اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, کل ہی ان سے بات ہو رہی تھی, چائنا نے ہمیں لون دیا ہوگا بڑا پرانا, اور وہ ہر سال رینیو ہوتا تھا. کتنا تھا؟ $1 بلین. میں نے ڈار صاحب سے کہا, میں نے کہا ڈار صاحب ہر دفعہ میرا چین کو نہیں دل کرتا کہ میں, چین ہمارا بہت دوست ہے, لیکن میں اپنے دستخطوں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب اس کو رینیو کر دیں, لون کو ایکسٹینڈ کر دیں. برائے کرم آپ ذرا تھوڑا سا نکالیں خزانے سے پیسہ, یہ لون پے کر دیں. تو ڈاکٹر کہنے کی ایک فارم میں چینج ہے, ہمارے ریزرو میں کمی آ سکتی ہے. میں نے کہا آتی تو آ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے آپ ادا کریں. ہم نے وہ پیسے ادا کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس, اور ہم نے طرح کا خط نہیں لکھ سکتا, اپنے دستخط نہیں کر سکتا کہ جناب یہ $1 بلین کا لون آپ مزید ایکسٹینڈ کر دیں. میں نے کہا میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے بھی نہیں لکھتا, مانگنا تو درکنار ہے, میں ایکسٹینڈ کرنے کے لیے لکھنا چاہتا, آپ ادا کریں. الحمدللہ انہوں نے $1 بلین دیا, ادا کیا. ہم نے چائنا کا شکریہ ادا کیا. IMF کے پروگرام کو خدا حافظ کہا. یہ کہتا ہم IMF کے پاس جائیں گے, جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. خیر صاحب نے ٹھیک کہا کہ پتہ نہیں 100-150 خودکشی کرنے والی رہتی ہے اس کی, تو ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کب کرے گا خودکشی. کرتا بھی نہیں ہے, دیکھیں اس میں بھی یو ٹرن لے جائے. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل اپنا پاکستان کو بے توقیر کر دیا ہے. سیکورٹی کاؤنسل میں پاکستان کی کرسی تک نہیں رکھی جاتی. بھائی عالم یہ ہو گیا ہے, ایک لیڈر فون کرتا ہے, ایک لیڈر فون کرتا نہیں ہے, اور دوسرا لیڈر فون سنتا نہیں. اور پھر یہاں پہ اپنے سبز پاسپورٹ کی عزت کا عالم یہ ہے کہ کوئی ملک جو نا ہمارے جہاز کو ضبط کر لیتا ہے, اور کوئی ہمارے ہوٹل سے قبضہ کر لیتا ہے. اور PIA کا آپ نے نشر دیکھ لیا کہ PIA اب دنیا میں جا ہی نہیں سکتا, اور PIA کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں پر بات کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جنہوں نے PIA کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ملک کی ایئر لائن کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے, کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ان کا پورا حساب ہونا چاہیے, ان کے حکومت کے اس وزیر اعظم کا بھی, اور اس پورے ٹولے کا پورا حساب ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں افغانستان ہمارے ساتھ والا ملک ہے, اور وہاں آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. عمران خان آپ کو کٹ پتلی کہا جا رہا ہے. امریکن ٹیلی ویژن آپ کو اسلام آباد کے میئر سے بھی کم تر بتا رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایسے ہی جیسے اسلام آباد کا میئر ہوتا ہے. بھائی یہ پاکستان کا آپ نے ہی حشر کر دیا ہے. خوشحالی آپ نے بند کر دی ہے, بدحالی کھول دی ہے آپ نے, ترقی بند کر دی ہے, ترجلی کھول دی ہے آپ نے, اور امن بند کر دیا, بدامنی کھول دی ہے آپ نے, اور زندگی
بند کر دی ہے بلکہ تنگ کر دی ہے اور موت کھول دی آپ نے. آج وہ کروڑوں عوام جو بالکل تباہی کے کنارے پہنچ چکے ہیں, جن کے لیے روح اور جسم کا رشتہ برقرار رکھنا اب ممکن نہیں رہا, وہ کہاں جائے, کدھر جائے, کس کا دروازہ کھٹکھٹائے, اور گرم پانی میں سوکھی روٹیاں بھگو کر بچوں کو کھلانے والا باپ کس سے فریاد کرے. سنا ہوگا آپ نے بھی, سوشل میڈیا میں میں نے بھی سنا, باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کو صبح کے وقت, صبح اسکول جانے سے پہلے رات کی روٹیاں نمک اور تھوڑی مرچی ڈال کے گرم پانی میں ان کو گھول کے میں ان کو اپنا پلایا, ان کو کھلائی, اور تاکہ وہ اسکول چلے جائیں. مجھے بتائیں کہ یہ حالت ہو گیا ہے ملک کے اندر. اس بیمار بچے کی ماں کدھر جائے جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں, کدھر جائے, کیا کرے؟ اور وہ لاچار باپ کدھر جائے جس کے پاس اسکول کی فیسیں نہیں ہیں, بچوں اور ان کے بچوں کی کتابوں کے پیسے نہیں ہیں, اور کسی کے باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, مزدوری نہیں ہے, بچوں کو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے. میں نے ایک اور بہت ہی افسوسناک منظر دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ وہ والدہ رو رہی ہے اپنا منہ چھپا کے, اور جو ہے اس نے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 2-3 بچے. ماں کو کہتی ہے امی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہتی نہیں میں رو تو نہیں رہی. نہیں آپ رو رہی ہے, امی آپ مت تمہیں, ہم اپنے آپ سے, ہمیں بھوک نہیں لگی ہوئی, بھوکے بچے ہیں. وہ بھوکے بچے ہونے کی وجہ سے ہم رو رہی ہے. امی آپ نہ روئے, ہمیں بھوک نہیں لگی, ہم ٹھیک ہے, ہمارا پیٹ بھوکا نہیں ہے. اب بتائیں, سننے والا بھی رو پڑتا ہے, اس کے بھی آنسو نکل آتے ہیں. یہ عالم ہو چکا ہے پاکستان میں. مجھے بتائیں, آج آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 20-25 ہزار روپیہ کمانے والا بندہ جو ہے, یا کم سے کم تنخواہ لینے والا بندہ تو 15-16 ہزار کی تنخواہ لیتا ہے, کیسے گزارا کرتے ہیں؟ 15-16 ہزار روپے تنخواہ لینے والا کیا گزارا کر سکتا ہے؟ لوگ بھوکے سو رہے ہیں, اور کسی کے پاس ہے, حکومت کے پاس ہے, عمران خان کے پاس ہے, غریبوں کی راہوں اور سسیوں کا جواب ہے ان کے پاس؟ کسی کے پاس ہے یہ جواب کہ کروڑوں لوگ بے روزگاری کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگ پہ جو گھر ہیں اس کے, ان کی پریشانی کا کوئی جواب اس کے پاس ہے؟ عمران کے پاس. یہ آٹے اور چینی کے لیے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں, تو ان ماؤں کی آنسوؤں کا جواب ہے جو بیچارے لائنوں میں جا کے آٹا اور چینی خریدتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کس کے پاس اس کا جواب ہے کہ آپ کا بجلی کا بل قہر بن کے آپ پہ گرتا ہے, تو کسی کے پاس ہے جواب اس کا؟ کسی کے پاس جواب ہے کہ پیٹرول اور قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں کر دیا گیا جبکہ باہر پیٹرول سستا ہو رہا ہے, پاکستان میں مہنگا ہو رہا ہے؟ بھائی مجھے عام کو جواب چاہیے ان چیزوں کا. ہم کس سے جواب طلب کریں تمام سوالوں کا؟ کیا یہ قوم ان پریشانیوں سے جو گزر رہی ہے, کسی کو پتا ہے, عمران کو پتا ہے کہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ؟ اور ان لوگوں نے تو آپ کے بچوں کی خوشیاں اور ان کے ہونٹوں سے مسکراہٹیں تک چھین لی. آپ کے جو آپ کو آج جہاں آپ یہاں سب آئے ہوئے ہیں, یہ سوال آپ کے ہر کے ذہنوں پہ ہونا چاہیے, ہر ایک کے ذہن میں, ہر ایک کے دماغ میں سوال ہونا چاہیے کہ ملک کدھر جا رہا ہے. آج پورے پاکستان کے عوام یہ سوال پوچھ رہے ہیں. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ابھی جو خواجہ صاحب کے والد گرامی نے تو پاکستان بننے کے بعد اپنی جان قربان کی, لیکن جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں کی, کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں نے جب اپنے گھر بار چھوڑے تو خاندان کے افراد تو پورے تھے, لیکن پاکستان پہنچے تو گرانا آدھا رہ گیا تھا. آگے لوگ اللہ کو پیارے ہو کے شہید کر دیے گئے. اور کیا یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی اور معصوم بچوں کو تلواروں کی دھار پر تڑپتے دیکھا تھا؟
अपने बूढ़े मां बाप को कटते हुए देखा था, बेटियों की अस्मतों को लूटते हुए देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने ये कुर्बानियां दी थी। आपके और मेरे बड़े भी पाकिस्तान आए थे, बहुत सारे जो पाकिस्तान आए थे, हमारे बड़े भी पाकिस्तान आए थे। तो भाई क्या हुआ आज पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की दलदल में क्यों फंस गया है? लेकिन इसका जवाब बहुत सादा है जो आपको याद रखना चाहिए, और ये है जो मैं आपको काम की बात बताने लगा हूं। जवाब हमेशा याद रखें, ये इसलिए हुआ कि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चला। ये कानून तो नहीं है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मामला चलाया गया। यहां वोट को इज्जत नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ की बातें दुरुस्त है। यहां वोट को पहली दफा वोट को इज्जत दो का आज नाम दिया जा रहा है, लेकिन अगर पहले किया होता तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। यहां आइन की ताबेदारी नहीं हुई, हल्फ की पासदारी नहीं हुई, अवाम आपके हुक्मरानी से महरूम रहे। आप ऐसे बैठे हैं यहां पे, आपका कोई हुकूमत लाने में और गिराने में कोई किरदार कभी नहीं रहा। सब एक दो चार मरतबा रहा होगा, लेकिन उनको भी चलता किया गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि अवाम की राय का एहतराम नहीं किया गया, और अवाम की राय पर किसी और की राय का कब्जा रहा, और कानून मोम की नाक बना रहा, और रियासत के ऊपर रियासत चलती रही, और यहां पर आजादी राय पर कदम लगी रही, और आइन से बार बार, जमहूरियत से बार बार और मुल्क से बार बार गद्दारी होती रही। ये है वो सवालात के जवाब जो आपको हर शख्स बैठा हो जिस इस इज्तिमा में उसको याद रखने चाहिए। ये है वो असबाब जो आपको कभी नहीं भूलने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सारे मसाइल का हल जो है वो हो सकता है, और बशर्ते कि हमारे 74 साल के जो हमने गलतियां की हैं उससे सबक सीखकर तारीख की जो सिमत है उसको दुरुस्त किया जाए, और हम सब तारीख की सिमत में जो है वो खड़े होते, दुरुस्त सिमत में खड़े होते नजर आए। ये है उसका हल, और इसके बगैर दूसरा हल नहीं है। ये सबसे बड़ा हल ये है। मैं नहीं समझता कि किसी को हक पहुंचता है कि आपकी राय को रोकें, आरटीएस बंद करें, इलेक्शन चोरी करें, वोट आपका लेकिन किसी और के बक्से में डाल दें, ये भी चलेगा। तो जो कौम अपने माजी से सबक नहीं सीखती तो उसका हाल कभी नहीं संवरता, तो ना उसका मुस्तकबिल सुधर सकता है। आज हम एक असूल पे खड़े हो गए तो हजूर ये आपको मुसम्मम इरादा करना पड़ेगा कि यही हमारा रास्ता है, और इसी में हम चलेंगे, और इसी से हम खोया हुआ वकार हासिल करेंगे चलकर। तो मैं अपनी बात को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन ये होगा आपकी ताकत से। आप 22 करोड़ अवाम की ताकत से मुमकिन होगा, और 22 करोड़ अवाम को जो है वो अब खड़ा होना पड़ेगा असूल के लिए, एक नजरिए की खातिर, और वरना खुदा न खास्ता जैसे कि अल्लामा इकबाल कह गए, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। और फिर दूसरा ये भी याद रखें हमेशा कि ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। और अकबर अलाहाबादी भी कह गया है, अकबर अलाहाबादी ने भी कह दिया है, अकबर अलाहाबादी ने भी कहा है कि वहां अकबर अलाहाबादी ने कहा है कि जीना जिल्लत से हो। अकबर ने सुना है, अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। भाई अब आपने अगर तो मेरी बातें सुनकर रजिस्टर की है आपने, तो जरा मैं आवाज मुझे नहीं आ रही आपकी, आप क्या कह रहे हैं?
सिर्फ मैं अपनी आवाज सुन रहा हूं, आपकी आवाज नहीं मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि आपने मेरी आवाज को, मेरी बातों को अच्छी तरह समझा है या नहीं समझा है। जिन्होंने समझा है वो हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करें, हाथ नीचे करें। जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें। 2-4 है ये मैं 2-4 हाथ ऊपर देख रहा हूं। जिन्होंने नहीं समझा वो हाथ खड़ा करें, और वो 2-4 ने भी हाथ नीचे कर लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मियां नवाज शरीफ, आप सबके लिए दाएं और बाएं चाय का बंदोबस्त किया हुआ